हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग की क्लास 12 बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था जीवों में जनन, वो कंप्लीट हो चुका था पूरी तरीके से। अब हमारा चल रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक दोस्तों, तो पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखा था पुष्प की संरचना के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है। अगर आपने नहीं देखा है पहला वीडियो तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यह पुष्प की संरचना इस प्रकार से होती है। आपका पहले आपके क्या होते हैं? बाह्य दल। ठीक, ये आपका होता है बाह्य दल। ये बाह्य दल होता है। एक ये आपका ओवेरी टाइप जो देख रहे हैं, ये ओवेरी होती है। और ये आपका होता है दल, और इसमें ही आपके होते हैं पुंकेसर। यानी एक पुंकेसर है तो उसे हम पुंकेसर कहते हैं, यानी दो हों तो उसे हम पुमंग कहते हैं। लेकिन पुमंग पुंकेसर एक ही चीज़ होती है। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है स्त्री केसर। एक है तो आपका स्त्री केसर, एक से अधिक है तो वो होता है आपका जायांग। ठीक दोस्तों, तो जायांग भी, या स्त्री केसर और जायांग दोनों चीज़ें कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपका हो गया पुंकेसर, जिसे पुमंग भी कहते हैं। ठीक, ब्रैकेट में पुमंग। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ये आपका बाह्य, ये होता है दल, आपका होता है, ये दल होता है, और ये आपका होता है बाह्य दल। एक होता है तो बाह्य दल कहते हैं, और अगर एक से अधिक होता है तो उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ हम लोग देख चुके थे पिछले ही वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि हम लोग को पढ़ना क्या है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। ठीक, तो इसमें आपके दो अंग होते हैं। एक होता है आपका पुंकेसर, इसमें क्या होता है? नर जननांग की क्या होता है? निर्माण होता है इसके परागकोश में। और जो मादा जननांग का जो निर्माण होता है वो स्त्री केसर के अंडाशय में होता है। यहाँ पर मादा जननांग उपस्थित रहता है। ठीक, तो उसी दोनों को हम लोग लैंगिक जनन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या तीन प्रकार होते हैं आपका? एक होता है आपका निषेचन पूर्व घटना। निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं को हम लोग निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। ठीक, तो पूर्व घटना में आपका क्या होता है? सबसे पहले होता है युग्मक जनन, यानी युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक जनन होता है सबसे पहले, यानी युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है हम लोग का? उसके बाद होता है युग्मक स्थानांतरण, यानी युग्मकों का नर व मादा के पास पहुंचना। तो क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण। ठीक, स्थानांतरण। तो ये क्या होता है? निषेचन पूर्व की घटना में ये दो चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। उसके बाद आपका दूसरा आता है निषेचन, उसका तीसरा आता है निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को। तो सबसे पहले हम निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाओं को पढ़ेंगे। युग्मक जनन में हम लोग सबसे पहले नर युग्मकों का जनन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मादा युग्मकों के जनन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग युग्मक स्थानांतरण यानी परागण के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने निषेचन की ओर, उसके बाद फिर निषेचन पश्च घटना की ओर। तो इस चीज़ों को मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। फिर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको लिए लिखी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और बीजों में पौधों में क्या होता है? पुष्प ही उसका लैंगिक अंग होता है। कहने का मतलब ये है उसका लैंगिक अंग किस प्रकार से होता है, क्योंकि उसमें ही नर युग्मक किस में होता है? इसमें होता है। और मादा युग्मक किस में होता है? इसमें होता है, मतलब बनता है गुरु बीजाणुधानी में बनता है। और नर युग्मक कहाँ बनता है? परागकोश के लघु बीजाणुधानी में बनता है। ठीक, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? पुष्प का लैंगिक अंग कहते हैं। पुष्प में नर जननांगों के रूप में पुंकेसर, नर जननांग के क्या कहते हैं रूप में क्या होता है? पुंकेसर होता है आपका। और मादा जननांग के रूप में क्या होता है? स्त्री केसर यानी जायांग होता है। ठीक, तो क्या होता है? पुंकेसर में क्या बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं। और जायांग में क्या होता है? महाबीजाणुधानी या फिर मादा युग्मक बनते हैं। ठीक, परागण से नर युग्मकोद्भिद एवं महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक बनता है, जिसे इंग्लिश में मेल गैमीट कहते हैं। और मादा युग्मकोद्भिद से अंड कोशिका यानी एग सेल बनती है। नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयुग्मन से युग्मनज बनता है। ठीक दोस्तों, तो इसे ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक और अंड कोशिका मिलती है, यानी कि परागण और अंड कोशिका मिलती है, तो क्या होता है? परागण और अंड कोशिका मिलती है तो उसके मिलने से क्या होता है? निषेचन की घटना होती है। और निषेचन के बाद क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे बीज के जो क्या कहते हैं, जो निषेचन के पश्चात युग्मनज बीजांड को बीज कहते हैं। ठीक, निषेचन के बाद जो होने वाला जो बीजांड होता है उसे बीज कहते हैं। ठीक, बीज के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है, यानी जब बीज अंकुरित होता है उससे ही नए पौधे का निर्माण होता है। यह सभी घटनाएं क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं को हम लोगों ने अभी देखा था। एक होता है आपका निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता
होता है, युग्मक का निर्माण होता है और साथ ही में क्या होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। उसका निषेचन होता है और निषेचन पक्ष घटना में क्या होता है कि किस प्रकार से जब निषेचन में क्या होता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, उससे ही फिर भ्रूण का विकास होता है और वो जो बीजांड होता है वो क्या कहते हैं पूरे बीज में बदल जाता है और जब बीज अंकुरित होता है उससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो तीनों घटनाओं को हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुमंग या पुंकेसर के बारे में। सबसे पहले पुंकेसर यानी कि नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। यानी कि इस जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस पार्ट को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई पुमंग की बात करें या एंडोसियम, इसे पुमंग या पुंकेसर दोनों चीज़ कह सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या है, पुमंग पुष्प का नर जन्नांग है। ठीक, पुमंग क्या है, पुष्प का एक नर जन्नांग है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। ठीक, पुमंग की एक जो मैं आपको बताया था कि अगर दो पुंकेसर हैं तो उसे पुमंग कह सकते हैं, और पुमंग की एक मतलब कि अगर एक ही है तो उसे पुंकेसर या लघु बीजाणु भी कहते हैं, पर्ण कहते हैं। और बीजी पौधों का परागकोश द्विपालियों वाला होता है। ठीक, और बीजी पौधे का जो परागकोश होता है वो दो पालियों वाला होता है। आगे हम फिगर के माध्यम से इसे और अच्छे से आपको समझा देंगे लेकिन यहाँ पर लिखा है तो उसे आप पहले पढ़ लीजिए। ठीक, ये चीज़ अगर आपको आती है तो ये लिख देना। ठीक, अतः और बीजी परागकोश द्विपाली संरचना यानी दो पालियों वाला होता है, द्विपाली संरचना होती है। प्रत्येक परागकोश पाली में दो प्रकोष्ठ या कोष्ठ होते हैं। इन्हें परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानियों के अंदर ही परागकणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, परागकोश की संरचना को देखेंगे। लेकिन जब परागकोश की संरचना को देखेंगे तो ये चीज़ हम लोग को बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगर आपको इसी प्रकार का नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फर्स्ट चैप्टर यानी जीवों में जनन जो हम लोग का था उसका नोट्स मैं बिल्कुल फ्री में इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो आप लोग अगर वो नोट्स चाहिए तो आप जा करके उसे देख सकते हैं, क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक, तो हम नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज आपका इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम परागकोश की संरचना को देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग जो नर युग्मक का विकास है उसको देखेंगे कि नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो भैया सबसे पहले एक परागकोश क्या होता है, द्विपालिस होता है। ठीक, यानी कि उसमें दो पालियाँ होती हैं। जैसा कि आपने परागकोश देखा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये है पुंकेसर। तो पुंकेसर के ऊपर ये जो देख सकते हैं ये जो भाग दिख रहा है आपको, इसे ही क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। तो इसी को हम लोग पढ़ना है क्योंकि इसी के अंदर ही लघु बीजाणुधानी होती है और इसी के अंदर ही क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जो पुंकेसर होता है उसके अंदर जो परागकोश होता है, मतलब पुंकेसर के ऊपर जो परागकोश होता है उसी के अंदर लघु बीजाणुधानी होती है और उसी लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो क्या होता है, पराग को द्विपाली संरचना होती है। जब इसको आप काटेंगे तो आपको यहाँ पर द्विपाली वाला संरचना देखने को मिलेगी। एक पाली आपकी ये रही और एक पाली आपकी ये रही। ठीक, तो क्या होता है, पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। एक द्विपाली संरचना होती है, इसमें दो कोष्ठ होते हैं। दो कोष्ठ आप देख सकते हैं, एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। एक पाली आपकी ये हो गई, एक पाली आपकी ये हो गई। और क्या हुआ, इसमें दो कोष्ठ होते हैं। एक कोष्ठ आपका ये हो गया, अगर इसको और अच्छे से देखना चाहें तो एक कोष्ठ आपका ये हो गया, एक कोष्ठ आपका ये हो गया। एक पाली में दो कोष्ठ, एक पाली में दो कोष्ठ, टोटल देखा जाए तो चार कोष्ठ हो गए। ठीक, तो क्या है, पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चार चतुष्कोणीय है, यानी कि चारों कोनों पर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। इसको क्या कहते हैं, जो ये चीज़ आप देखने को देख पा रहे हैं इसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। इसके अंदर ही क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। धानी परागकण या फिर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, तो इसको ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक, तो लघु बीजाणुधानियों में क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो आपने परागकोश की संरचना को देखा कि जब एक परागकोश होता है, जब इसको बीच से काटा जाता है तो आपको इस प्रकार से संरचना देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, इसमें दो पाली होती हैं, एक ये पाली हो गई, एक ये पाली हो गई, और दो पाली में क्या कहते हैं, चार कोष्ठ होते हैं, यानी कि दो इसमें और दो इसमें। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दो कोष्ठ इस पाली में और दो कोष्ठ इस पाली में। ठीक, तो इस पाली में जो कोष्ठ होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जो ये चीज़ आप देख रहे हैं गोलाकार संरचना जो देख रहे हैं इसे ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि लघु बीजाणुधानी की जो होती है संरचना किस प्रकार से होती है, और लघु बीजाणुधानी के बाद हम लोग देखेंगे कि परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है, लघु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है, लघु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले लघु बीजाणु संरचना देख लेते हैं, लघु बीजाणुधानी की संरचना देख लेते हैं। तो लघु बीजाणुधानी निम्नलिखित चार परतों से मिलकर बना होता है। ठीक,
तो भैया जो लघु बीजाणु धानी होता है, जो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये 4 परतों से मिलकर बना होता है। एक नहीं 4 परतों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका बाह्य त्वचा या सबसे बाहरी, और एक परत चपटी सतह होती है। तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। चित्र मैंने कि यहाँ पर बनाया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार से तो होता है आपका, ये आपके 2 कोष्ठ यानी 2 पालियाँ हो गई, 2 पालियों में आपके 4 कोष्ठ हो गए। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, ये होता है लघु बीजाणुधानी होता है। इसके ऊपर एक पतली सी चपटी सी क्या होती है, परत उपस्थित होती है। इसको बाह्य त्वचा कहते हैं, ठीक। ये इस प्रकार से चपटी हुई होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जब इसका जब पराकोष फटता है तो इसको उसमें सहायता प्रदान करती है। मैं चारों नहीं बना रहा हूँ, केवल एक ही बना के दिखाई दे रहा हूँ। चारों इसी प्रकार से बनेंगी, ठीक। तो सबसे पहली परत क्या हो गई, बाह्य त्वचा हो गई। उसके बाद दूसरी होती है आपकी अनस्थीलियम, ठीक। या दूसरी परत होती है या पराकोष के स्फुटन में सहायक हो। ये भी पराकोष के जो पराकोष फटता है तो उसमें ये सहायता प्रदान करती है। जो दूसरी परत होती है अंतःस्थीसियम, ठीक। तो दूसरी परत भी एक उसकी क्या कहते हैं, एक परत होती है और ये इस प्रकार से होती है, ठीक दोस्तों। ये इस प्रकार से होती है आपकी। मैंने यहाँ पर नीचे चित्र बनाया है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक। उसका जो तीसरी परत होती है उसे हम लोग कहते हैं मध्य परत, या 3 से 5 स्तरीय होती है, ठीक। ये 3 से 5 स्तर होते हैं इसके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ये गोल आकार गोल गोल होती हैं इसे। तो इसके हम लोग को 3 से 5 स्तर बनाने हैं। एक स्तर हो गया, दूसरा स्तर चल रहा है ये आपका, दूसरा स्तर हो गया, तीसरा स्तर, ठीक। तो 5 स्तर आपके इसके होते हैं, 3 से 5 या 3 ही बनाया है मैंने, आपको 5 बना लीजिएगा अगर आपको बनाना हो तो 3 से 5 तीनों परतें हो गई, ठीक। अब चौथा और मेन जो परत होता है वो होता है टेपिटम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परत होता है। तो टेपिटम जो होता है वो लघु बीजाणुधानी जो कह सकते हैं हम लोग, इसके अंदर उपस्थित होता है, ठीक। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से पिरामिड शेप की होती हैं ये, ठीक। और इसके अंदर ही क्या होता है, छोटे छोटे कण आपको जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे कण जो मैंने आपको यहाँ बनाए हैं, ये क्या होते हैं, ये बीजाणु ऊतक होते हैं, ठीक। यही क्या होता है, जब विकास करते हैं तभी क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। और जब वही लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से विभाजन होती है तभी जाकर हम लोग का लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं, ठीक। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया है, उसके बाद फिर एक को डिटेल में यहाँ पे मतलब बड़े रूप में बना दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला आपका हो गया, पहली परत आपकी बाह्य त्वचा है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं, जो एक स्तरीय होती है, चपटी परत होती है। और दूसरा आपका हो गया अंतःस्थीसियम, जो ये भी एक परतीय होती है। इसका भी काम क्या होता है, पराकोष के स्फुटन में सहायता प्रदान करती है। उसका तीसरा परत आपका मध्य परत हो गया, ये आपका 3 से 5 स्तरीय होती है। और जब चौथा और लास्ट जो परत है आपकी इसकी, वो है टेपिटम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परत है, जो क्या करते हैं, जो लघु बीजाणुधानियों को पोषण भी प्रदान करते हैं। क्योंकि लघु बीजाणुधानी का जब विकास होता है, यानी लघु बीजाणुओं का जब विकास होता है तो उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, इसमें से कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं और उसी को जो जीवित कोशिकाएं होती हैं भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती हैं और अपने जीवन को मतलब कि अपने आप को जीवित बनाए रखती हैं, ठीक। तो ये पिरामिड के आकार की होती हैं, टेपिटम स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं। और उसके अंदर क्या होता है, बीजाणु ऊतक उपस्थित होता है, जो कि जब विकास करता है तो क्या बनता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। और वही जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, तब जाकर हम लोगों का लघु बीजाणु या फिर परागकण का निर्माण होता है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं टेपिटम के जो कार्य होते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि आपका 1 या 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर आपका ये बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, लघु बीजाणु यानी टेपिटम के कार्य जो देखें हम लोग, तो टेपिटम का कार्य इस प्रकार से होता है। यह विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विकसित हो रहे लघु बीजाणु होते हैं उनको ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। उसके बाद में फिर क्या पॉइंट है आपका, या पराग कीट का भी निर्माण करते हैं। पराग कीट का कहने का अर्थ यह है कि जब क्या कहते हैं, जब कीट होते हैं जब आते हैं इस पर, तो इस पर पैरों में चिपक जाते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है, ताकि जब वो लोग क्या कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद के पास या फिर स्त्री केसर के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनका क्या होता है, वहीं पर चिपक जाएँ। इसी वजह से पराग कीट का निर्माण करते हैं, ताकि जो परागण की प्रक्रिया हो अच्छे से हो सके या जल्दी हो सके। उसका तीसरा पॉइंट है इसका, इस टेपिटम एक स्पोरोपालेनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। जो टेपिटम स्तर होता है, क्या होता है, स्पोरोपालेनिन नामक प्रोटीन का स्रावण करता है, ठीक। जो क्या होता है, जो परागकण को बहुत ही
ये इतना मजबूत होता है कि आपको वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से जो परागकण होता है उसको सुरक्षित करता है। क्योंकि मान लीजिए कि कहीं से परागकण निकल गया परागकोश से और कहीं जाके मिट्टी में गिर गया, तो क्या होगा कि उसको क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है कि स्पोरोपाइरिन नामक प्रोटीन, ठीक, ताकि वो नष्ट ना हो पाए। और नष्ट ना हो पाए, जैसे उसको मौका मिलेगा तैसे ही वो अपना कार्यक्रम चालू कर देगा, यानी कि परागण की प्रक्रिया में वो क्या परागवर्ती कागज पर यानी उसके मादा जो आपका भाग होता है स्त्री केसर के वर्ती कागज पर पहुंचकर अपना परागण की प्रक्रिया स्टार्ट कर दे। फिर क्या है, यह केलेस एंजाइम का श्रावण करके लघु बीजाणु के स्प्यूटन में सहायता करता है, ठीक। लघु बीजाणु जो आपके होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। लघु बीजाणु जो आपके होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, ठीक। एक ये 4 होते हैं और एक पीछे की ओर होता है, इसके पीछे की ओर एक होता है, ठीक। तो क्या होता है, ये क्या कैलेज एंजाइम द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये क्या करता है, जो टेपिटम है आपका, इसमें कैलेज नामक एंजाइम स्रावित करता है, जिसकी वजह से चारों अलग अलग हो जाते हैं और परागकण बन जाते हैं, यानी कि अलग अलग परागकण बन जाते हैं, ठीक। तो फिर अब हम इतनी चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं लघु बीजाणु जनन, यानी कि जो लघु बीजाणु है उसका जनन किस प्रकार से होता है, ठीक। तो जो हमारा हमने देखा था बीजाणु जनन ऊतक, यानी कि जो हम लोगों ने ऊतक देखा था, जो क्या होता है लघु, इसके अंदर होता था, इसके अंदर देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे कण आपको देखने को मिल रहे हैं, इसे ही लघु बीजाणु ऊतक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब होता है विकास होता है तो क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा जब ये विभाजित होती हैं तो क्या होती हैं, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में बन जाती हैं। और जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होती हैं तभी हम लोग का परागकण बनता है, ठीक। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट लिखे हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक। अब बीजाणु जनन ऊतक क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, यानी कई सारे बन जाते हैं, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका, यानी द्विगुणित को जो कोशिका होती है उसे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है, ठीक। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है, ठीक। और यही जो चारों लघु बीजाणु होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक। इस प्रकार से जुड़े होते हैं, एक पीछे की ओर होता है, उन्हें ही लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, ठीक, चतुष्क कहते हैं। यही चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग कैसे हो जाते हैं, टेपिटम के कारण। टेपिटम क्या करता है, एक कैलेज नामक एंजाइम स्रावित करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उससे क्या होता है, ये चारों अलग अलग हो जाते हैं और परागकणों का निर्माण करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पर परागकण का निर्माण हो चुका है, ठीक। अब परागकण की संरचना को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में फिर हम चलेंगे मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो परागकण तक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस प्रकार का नोट्स अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अच्छे से वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।